I just want to know how was the cat for everyone. I'm very sure that you guys will say that it was not as per your expectations, but anything anything beyond that that will be more helpful for the ZAT or for the upcoming moments. Anything apart from it was difficult or it was not. So according to my thing, like I discussed with a lot of candidates, around 30-40 candidates in total from all the sports. I found that VA was easy, but again I am ignoring the VA completely because VA में होता क्या है कि you really don't know कि तुमने क्या मार्क किया उस टाइम पे, क्या सोचा था एंड क्या आंसर किया है, राइट? आंसर की में आप कुछ भी एक्सपेक्ट करो, आपके मार्क्स कैसे भी आ सकते हैं, बहुत हाई भी आ सकते हैं, बहुत लो भी आ सकते हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू द DLR इज समथिंग ऑन विच यू कैन बैंक अपॉन, राइट? DLR इस बार इजी भी आया था, तो 2 सेट तो शायद कर लिए होंगे, 1 सेट तो मिनिमम कर लिया होगा सभी ने. बट आई एम नॉट. एक सेट पे भी निकल जाएगा कट ऑफ, ठीक है? इफ इट 15 मार्क्स, राइट, तो कट ऑफ निकल जाएगा. देन कम्स टू द क्वांट. देखो क्वांट, आई वुड से इट वाज प्रीटी गुड फॉर एवरीवन, ठीक है? द रीजन बीइंग इज कि अगर क्वांट देखो, लेट मी टेल यू, अगर क्वांट आता ना ऐसा कि क्वांट पहले जैसा आता था, तो एक अच्छे बच्चे के नंबर आते 50 के अराउंड, ठीक है, और नॉर्मल बंदे के नंबर आते 25-30 के अराउंड, लेट से. तो यहाँ पे 25 मार्क्स का गैप बन जाता. बट अभी क्या है कि बहुत अच्छे बच्चे के नंबर आएंगे 30, और तुम्हारे आएंगे 15-20 के अराउंड, तो अभी गैप सॉर्ट ऑफ 15-10 का है, राइट? तो उस हिसाब से आई थिंक क्वांट अच्छे बच्चों के लिए, जिनकी प्रेप बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, जो बहुत ज्यादा क्वांट में वो नहीं थे, लाइक हर बार क्वांट में 99.5 प्लस आता था, तो उनके लिए लॉस हुआ है. मतलब उनके लिए लॉस नहीं हुआ, बट जिनका क्वांट में बहुत अच्छा आता था हर बार, उनके लिए बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि उनको मार्क्स ही इंक्रीज क्वांट से करने होते थे. VRC में उनका होल्ड नहीं था. बट नॉर्मल बच्चा क्या करता था क्वांट में, जैसे हम देखते थे, 5-6 क्वेश्चन सोल्व करता था, तो वो 5-6 क्वेश्चन आपको वहां पे एग्जाम में मिल गए होंगे. स्लोट टू का तो मैंने देखा था, स्लोट वन का तो मैंने देखा था, उसमें 5-6 क्वेश्चन इजीली सोल्वेबल थे, और 5-6 अदर क्वेश्चन थे जो कि डुएबल थे, राइट? स्लोट थ्री मैंने खुद दिया था, तो मेरे से क्वांट नहीं हुआ. आई वॉज नॉट इन द मूड ऑल्सो, बट टू बी ऑनेस्ट इट वॉज ऑन द लेंथियर साइड, राइट? तो मेरा उतना मन नहीं था यार कि उतना करें, उतना फिर से वो करें, ये करें. तो आई वॉज लाइक ठीक है, अब जो हो रहा है तो होने दो. आई एम नॉट अटेम्प्टिंग दिस टाइप ऑफ क्वांट. यार इफ वी मैस्ड अप DLR, द फर्स्ट थिंग इज कि यार DLR ऐसा नहीं था मैस अप करने वाला. मतलब स्लोट थ्री के साथ तो मैं ओपन डिस्कशन भी कर सकता हूँ इस पे. बट अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपने कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ कर दिया, स्लोट वन में भी यार पीपल पीपल डिड दैट. स्लोट फोर, स्लोट टू में आई नो सम पर्सन who were claiming, who are the teachers, they were claiming that the DLR was pretty easy. So ऐसा नहीं था, बट कट ऑफ आप मिस कर रहे हो, तो यार आई वुड से कि अगेन डू ए प्रोफाइल चेक, डू evaluate योर ऑप्शंस कि आपका फ्यूचर कहाँ पे आपको दिख रहा है, उस हिसाब से जाओ. बिकॉज आई वुड से कि आप अगर 1-2-3 साल का गैप भी लेते हो कैट के लिए और अच्छे कॉलेज में जाते हो, तो सैलरी का डिफरेंस भी आता है. बिलीव मी, अगर आपका फ्रेंड और आप दोनों सेम कंपनी पे सेम लेवल पे भी जॉब कर रहे हो, आई कांट रिवील द डेटा, but you would have a lot of differences in your salary. If you are at the IIM Ahmedabad, if you are at the IIM Lucknow, there will be a lot of differences. Even there might be difference between IIM Ahmedabad or IIM Bangalore also, right? And the reputation that you will get out of it, and the status, and even the promotions will all depend majorly on your college. Because आप खुद सोचो यार, अगर मान लो मुझे कुछ भी नहीं आता, but still I have the tag of IIM Ahmedabad, तो थोड़ा फर्क पड़ता है, right? You think in the other way when it comes to IIM Ahmedabad. ठीक है, काफी अच्छा है यार. आई थिंक 2 सेट्स, 10 क्वेश्चन, 10-30 मार्क्स तो आपके यहाँ से आ गए. अराउंड 7 आप बोल रहे हो, तो 21-51, प्रीटी गुड. बट अगेन डिपेंड्स ऑन द VA, राइट? VA इज द मेजर फैक्टर दैट वी टेंड टू इग्नोर. बट VA में बहुत पावर है यार. मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रहा था टू बी ऑनेस्ट VA का जो चल रहा था स्लोट थ्री में. तो स्लोट थ्री VA वॉज नॉट एज इजी एज अदर स्लोट्स.
डीएलआर एक मुझे अच्छा लगा, इजी लगा डीएलआर स्लॉट 3 का, तो आई वुड से कि डीएलआर में आप शायद मार्क्स भी इंक्रीज कर सकते थे स्लॉट 3 में, राइट? Now let's come to the ZAT. How many of you are giving the ZAT? First, I would like to know that also. Uh, just confirm if you are here and if you are giving the ZAT. Hmm. Almost everyone, right? And how many of you have hope that you will be able to do better in the ZAT and will get a college through ZAT if not CAT? Obviously, everyone, I believe. Again, everyone here. So, so let's understand the pattern and so see, यार ये सब अभी छोड़ो, हो गया नॉर्मलाइज स्कोर, यू विल गेट टू नो इन द कैन ओनली, राइट? तो ये नॉर्मलाइज ये मतलब अगर आप ये सब सोचते रहोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जेट का, डू यू गाइस नो जेट का पैटर्न? वी ए एल आर, पहले वी एल आर था, वी ए और डी एल आर ऐसा अलग अलग कर दिया, थोड़ा वी आर सी, राइट? देन डी एल आर, देन क्यू ए प्लस डी एल आर, राइट? एंड देन डी एम। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द वी आर सी? डज एनीवन नो अबाउट दिस? 26. What about the QA plus DLR? And in the DM? Let DM was 22, right? Right. So basically, you have 3 hours, right? 3 hours. And there is no time limit for any of the sections, right? आपके पास 3 hour है. It's up to you how you are going to manage that time, and that comes with the mock practice, right? But फिर भी मैं जो मेरा strategy था, I can tell you how I used to do that. So this comes to 180 minutes. शायद मेरा ये just give me 1 minute, guys. Yes, so मेरा strategy ये था कि I used to do it in the 40-50 minutes if I am not wrong. ठीक है, 40-50 था या फिर अराउंड 50 ही था, ठीक है, अराउंड 50 ही था। फिर सबसे पहले मैं यही करता था, देन आई यूज टू शिफ्ट टू द डीएम। डीएम में आई यूज टू टुक अराउंड 40 minutes, 90 minutes यहाँ हो गए एंड 90 minutes आई यूज टू स्पेंड हियर। एंड इस 90 minutes में आई यूज टू गेट ऑल द क्वेश्चंस आउट ऑफ 28, ठीक है, तो मैं सारे कर लेता था। यहाँ पे भी आई ऑलमोस्ट डू लाइक 20 क्वेश्चंस, एंड यहाँ पे 24 के अराउंड, राइट? तो मेरा अटेम्प्ट ज्यादा रहता था, दैट वाज माय स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द एग्जाम। नो, रिकॉर्डिंग विल नॉट बी प्रोवाइडेड, राइट? सो दैट वाज माय स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सी कि वीएडीआरआर का, वीआरसी का कैसा पेपर आता है, राइट? व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम, देन आई विल टेल यू कि तुम्हें पढ़ना कैसे है। लेट्स जस्ट सी द क्वेश्चंस कि कैसे कैसे आते हैं। This is the inference based, right? This is the पैराजंबल। इसके पैराजंबल थोड़े से इजी आते हैं, ठीक है। देन दिस इज द पैसेज बेस्ड, और जेट के पैसेज में यू वुड नॉट हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है, आपके पास कंफ्यूजन नहीं होगी। बट द थिंग इज की जिस टाइप का कंटेंट आएगा ना, जिस टाइप के ऑप्शंस आएंगे, एक टाइम के बाद आपको लगेगा यार वो ऑप्शंस ही अजीब से हैं। तो उन ऑप्शंस में कुछ सिलेक्ट करना बहुत एक दिक्कत वाली बात हो जाती है, और इट इज मच डिफिकल्ट देन व्हाट कैट इज, एटलीस्ट द वीआरसी सेक्शन। समझ रहे हो? तो थोड़ा टिपिकल सा आता है यार, मतलब ऐसे डायरेक्ट तुम नहीं कर सकते। और देखो, छोटे छोटे पैसेज भी आते हैं, सॉर्ट ऑफ मोस्टली वीकन्स द कंक्लूजन, राइट? मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं।
ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विद इनकरेक्ट सेंटेंसेस। तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं है, आप ग्रामर के लिए कुछ ज्यादा पढ़ लोगे, राइट? तो वो देखो, बहुत नॉर्मल से सेंटेंस, द बॉस एक्यूज हर एम्प्लॉय फॉर स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब मे बी यहाँ पे वो फाना हुआ, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट ऐसा ही कुछ आता है, ठीक है। तो देन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ ऑप्शंस ऑल्सो। तो दैट इज द ओनली एग्जाम वेयर you are not only focused on selecting the right option, but you are more focused on eliminating incorrect options. आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि राइट ऑप्शन आपको सारे लगेंगे, बट आपको धीरे धीरे एलिमिनेट करना आना चाहिए अरे इनकरेक्ट क्या ऑप्शंस को, पागलपना देख रहे हो ठीक है। यार, हम यही कर देखो रहा हूँ, आप नहीं कभी तो भी कुछ देख और। लो, जेड जैसे कैट जैसे आरसीज नहीं आएंगे इसमें। देखो कितना छोटा पैराग्राफ दे रखा है, देन रीड द फॉलोइंग ऑप्शन है द करेक्ट सेंटेंसेस, ठीक है। देन यहाँ पे अगेन पैराजम्बल का क्वेश्चन आ गया, राइट। देन फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए। अब देखो ये फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि कुछ प्रैक्टिस का नहीं है इसमें, देखो। अब इसमें आप जो सोचोगे वैसा आएगा, और इसमें वेरी वियर्ड चॉइस भी कई बार करेक्ट आंसर होता है, राइट। तो जेड के लिए आपकी स्ट्रेटेजी हमेशा ये होनी चाहिए कि आपको हर पेपर को पहले सेल्फ अटेम्प्ट करना है, देन एनालाइज करना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेपर्स है, राइट। अगर आपने उसमें भी सब कुछ देख लिया, राइट, अगर आपने उसमें भी सब कुछ देख लिया, तो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कंटेंट खत्म हो जाएगा, फिर आपको सोर्स नहीं मिलेगा कोई अच्छा, राइट। गाइस, जस्ट म्यूट योरसेल्फ। स्क्रीन शेयर इज नॉट देयर। अबे यार, सॉरी 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 गाइस, सॉरी। स्क्रीन शेयर शुड बी देयर यार। आई होप इट्स देयर नाउ। Let's start it again. No issues, no issues at all. Guys, someone has to mute, right? Let's start again. दोबारा बोल देना, ठीक है। नाउ आई वाज नॉट लुकिंग एट द चैट, बट ठीक है, अभी अभी चैट में भी देख रहा हूँ मैं, राइट। तो हम क्या पे थे पहले, वी विल डू द एनालिसिस ऑफ द वीआरसी सेक्शन, कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कैट वीआरसी, राइट। कैट में वीआरसी तुम्हें क्या होता है, पहले आरसीज होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। उसके बेस पे आपको चार चार क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर वीए होता है। बट यहाँ पे एक पहला ऑप्शन आएगा, वीए आरसी मिक्स आएगा। तो जो आपकी स्ट्रेटेजी थी कि पहले वीए करना है पहले आरसी करना है, वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। आपको मिक्स मिक्स सेट आते रहेंगे, आपको मिक्स मिक्स से ही जाना है। अंडरस्टूड, राइट। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी ट्रू। समझ रहे हो? मेन बात इसमें आप अगर देखोगे, द थिंग इज कि आपको पूरा, अभी तो नहीं है ना यार। कैन समवन कंफर्म? हाँ। तो इसमें देखोगे ना यार कि तुम्हें बहुत बड़ा पैसेज एनालाइज नहीं करना, तुम्हें सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन है उसको ही एनालाइज करना है। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। द लीव पॉलिसी is bound to be unpopular either with the management or among workers. You just have this sentence, right? इसके आगे आपका कोई भी सेंटेंस नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? द लीव पॉलिसी इज बाउंड टू बी अनपॉपुलर ईदर विद द मैनेजमेंट और अमंग द वर्कर्स। आई वॉन्ट यू गाइज टू अटेम्प्ट दिस फर्स्ट। आपको क्या लग रहा है क्या होगा इसका आंसर? जस्ट पुट इट इन द चैट कि इफ यू आर इन द पेपर। देखो इसमें कोई एडिशनल नॉलेज नहीं चाहिए, अगर आप पेपर में जैसे हो वैसे करो।
So the correct answer is also the C, right? So अभी देखो, this question was not difficult at all, right? Leave policy is bound to be unpopular either with the management or among the workers. If the leave policy is unpopular with the management, it should be modified, right? We should adopt a new policy if it is unpopular with the workers. If the above statements are the true, which for the following must be true? We should attempt to popularize the leave policy among the either the management or the workers. पहले तो बहुत weird लग रहा है सभी को. Everyone agrees. See, guys, you have to be with the me throughout the session if you want maximum return from the session. We should modify the leave policy only if this will not reduce its popularity among the workers. First part is seems fine, but ये second part condition लगा रहा है, वो हमें कहीं mention नहीं की हुई, right? Now let's come to the D. We should modify the leave policy if modification will not reduce its popularity with the management. Again ये condition कहीं नहीं कही हुई, right? Extra condition put कर रहा है. राइट, यहाँ पे अनपॉपुलर की बात है, यहाँ पे पॉपुलर की बात कर रखी है. तो हमने ये एलिमिनेट किया, ए किया, बी किया, सी किया और ई किया, सॉरी डी किया और ई किया. तो अवर आंसर इज सी. सी को भी आपको एक बार पढ़ के जरूर देखना एग्जाम में, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस. दिस इज पैराजंबल, राइट? उसके बाद दिस इज अगेन आरसी टाइप क्वेश्चन. क्वेश्चन एक ही होगा, हमेशा तुम्हें नया आरसी पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो कई बार आपको इजी आएगा, कई बार हार्ड आएगा. तो कैट जैसा ऐसा नहीं है कि एक बार हार्ड पैसेज आ गया और आप पढ़ नहीं पाए तो 4 क्वेश्चन आपके गए, ऐसा नहीं होगा इसमें. सीरियसली वीकन्स द कंक्लूजन. अगेन छोटा सा आरसी है, राइट? अब इसमें देखो, इसमें ग्रामर का कोई यूज नहीं है, मतलब ग्रामर का यूज है बट आप इसको ऐसे कुछ एक्सेल नहीं कर सकते. ये आपका पेपर ऑलमोस्ट आपका, जो आपने ओवर द टाइम्स कैट के लिए स्किल गेन करी है, उसी पर बेस्ड ही रहेगा. गॉट माय पॉइंट? अब देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन की तरफ जाओ. अगर 4 5 6 करेक्ट करे तो 1 2 3 इनकरेक्ट होंगे, तो आपको ऐसे देखना है, राइट? अगेन सेम. अब देखो यहाँ पे वियर्ड ऑप्शन चॉइस भी कई कई बार आंसर आ जाता है, राइट? चैट में ये बहुत बार होगा आपके साथ, आपको आंसर की के टाइम रियलाइज होगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है. बट दे वोंट चेंज एनी आंसर टू एनी क्वेश्चन. सिर्फ क्वांट में कोई उन्होंने गलती की है तो चेंज कर लेंगे, बाकी में चाहे कितना ही वियर्ड हो. तो बेस्ट मेथड रहता है कि आपको अपने इंट्यूशन से जाना है, क्योंकि उससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना? अगेन छोटा आरसी. अगेन करेक्ट यूजेस ऑफ पंक्चुएशन, right? This one was easy. If you guys can attempt, just attempt this. I want answer from each one of you who are there. इतनी जल्दी आंसर मत करो, उसको पढ़ के करो. अगेन आई एम टेलिंग यू, उसको पढ़ के करो. जैट में यही तो गलती करोगे यार, वो गलती करवाएगा. जैट इज वेरी, कैट जैसा नहीं है. जैट जैट बहुत गलती करवाने की कोशिश करता है. इतनी जल्दी आपको क्या थी? आपने पांचों पढ़े भी नहीं, आई थिंक. और एलिमिनेशन से आप गए नहीं लग रहा मुझे. आई वॉन्ट ईच ऑफ यू टू आंसर. देर आर 40 पीपल. अगर आप अपना यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट कुछ सीख के जाओ यार.
लेट्स सी। ठीक है। इटली इज फेमस फॉर इट्स composer एंड musicians. इटली इज फेमस फॉर इट्स composers एंड musicians. दिस, देयर तो नहीं आएगा, देयर तो नहीं आएगा, फॉर इट्स composers एंड musicians, डी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। फ्रांस फॉर इट्स शेफ्स एंड philosophers. फ्रांस फॉर इट्स शेफ्स एंड philosophers. फ्रांस फॉर इट्स शेफ्स एंड philosophers। ठीक है। देखो यहाँ पे फ्रांस के बाद कोमा है, यहाँ पे पोलैंड के बाद कोमा नहीं है, तो ये तो कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो कर रहा। नाउ लेट्स कम टू दिस। यहाँ पे फ्रांस के बाद कोमा है, यहाँ पे पोलैंड के बाद कोमा नहीं है, अगेन कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ पे देखो, फ्रांस फॉर इट्स शेफ्स एंड philosophers कोमा, एंड पोलैंड फॉर इट्स मैथमेटिशियंस एंड लॉजिशियंस। डू यू गेट माय पॉइंट? आंसर एलिमिनेशन से आ रहा है, सिलेक्शन से नहीं आ रहा, आपने देखा होगा। देयर नहीं होता यार, इट्स होगा ना। इटली इज ए सिंगल कंट्री, राइट। एंड यहाँ देखो, फ्रांस के बाद कोमा, यहाँ पोलैंड के बाद कोमा ही नहीं है। तो इसीलिए जेट में जल्दबाजी नहीं करनी किसी को। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा आरसी आ गया तो आई थिंक, हाँ देखो ज्यादा क्वेश्चन है, 13 14, तो इसमें 3 क्वेश्चन आ गए, राइट। अब फिर यहाँ पे 2 3 क्वेश्चन और आ जाएंगे, राइट। फिर ये पोइम आती है। अब ये पोइम भी एक आरसी है। इसका आपको जिस एक टाइप का आइडिया लेना है कि क्या कहना चाह रही है ना। उसके बहुत अंदर नहीं घुसना। और पोइम में 2 ही क्वेश्चन होंगे आई थिंक, एक ये रहा और एक ये रहा। ये तो काफी हार्ड होते हैं, बट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बेस्ट कैप्चर द थीम ऑफ द पोइम। थीम मतलब ओवरऑल आइडिया क्या लग रहा है आपको? तो पोइम का थोड़ा ज्यादा हुआ इसलिए बनाते हैं, वो मॉक्स में काफी हार्ड पोइम दे देते हैं। पास ईयर करोगे तो आपको इजी लगेगा पोइम। अगेन आरसी, इसमें 4 5 4 तो आरसी आते हैं आई थिंक, राइट। आपने आरसी, व्हाट इज दिस, ये या शायद डीएम चल गया, दिस एंड, राइट, यहाँ से डीएम चल जाएगा आई थिंक, या वीआरसी की समझ आ गई स्ट्रेटेजी। वीआरसी मतलब कुछ ज्यादा नहीं, आपको कैट जैसा ही रखना है, कुछ भी हटके नहीं करना आपको। कर लो यार, नोट एन इशू। वीए का कोई डाउट किसी को? वीए में नेगेटिव मत लेना, क्योंकि नेगेटिव इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वियर्ड आंसर चॉइस होते हैं। अगेन पास्ट ईयर वुड हेल्प हियर। यार 7 8 कट ऑफ तो होती है वीए की, हमेशा 9 भी हो जाती है। और हमेशा कट ऑफ पे बहुत लोग फिसलते हैं। आपने देखा होगा डीएम की कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही, बाकी दोनों की क्लियर हो जा रही है। यार कई बार 35 पे 99 आता है, कई बार 42 पे आता है। तो अगेन डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, कई बार 32 पे आता है। समझ गए? सीआर यार नॉर्मली है ऐसा, उसको सीआर समझ के करोगे तो कंफ्यूज होते रहोगे, डर लगता रहेगा। नॉर्मल पैसे जैसे आप सोल्व करते हो वही है। ऐसा कुछ उसमें सीआर वगैरह कुछ इतना नहीं है उसमें।
हाँ वही सीआर का पैसेज वैसेज में हो जाएगा, तो उसका इतना वो नहीं है, ठीक है। अब देखो डीएम, डीएम और क्यूएडीएलआर, राइट। मैं ये दो सेक्शन सोचता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट इस पे फोकस कर सकता है अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए, राइट। तो आपने देखा कि मैंने कोर्स भी लॉन्च किया था, तो कोर्स इज मेनली की रिकॉर्डेड वीडियोस है पास्ट की, ठीक है। तो उसमें मैंने पास्ट का सॉल्यूशन अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ है, स्पेशली फॉर द डीएम, ठीक है। क्योंकि डीएम में करेक्ट आंसर्स नहीं है, वो बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। और विद ड्यू रिस्पेक्ट आई फील कि फैकल्टीज को इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करना था हाउ द डीएम सेक्शन इज फ्रॉम द स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव। तो काफी फैकल्टी का काफी डिफरेंट मेथड है और काफी कंफ्यूजिंग मेथड्स हैं। तो डीएम सेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन केस बेस्ड होते हैं, मतलब हर क्वेश्चन के 22 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन होंगे हर एक सिचुएशन के, राइट। और सिचुएशन खुद में कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि हर सिचुएशन में यार आप कोई भी सिचुएशन को जस्टिफाई कर सकते हो, राइट। तो जब प्रैक्टिस करोगे, मान लो 1 2 3 4 5, 5 आंसर चॉइस है, मान लो दिस इज द करेक्ट, मुझे जस्टिफाई करना कि ये करेक्ट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, दैट बिकम्स डिफिकल्ट। और कैट में 4 चॉइसेस आते हैं, इसमें 5 आते हैं, तो वो भी आपका टास्क काफी बढ़ा देता है। तो इफ यू वांट टू इनरोल इन माय कोर्स, मैं वहां पे डिटेल डाल दूंगा, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट लेट्स सी हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग द डीएम सेक्शन फर्स्ट। डीएम का बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। यू विल हैव वन सिचुएशन, बहुत नॉर्मल, मतलब जिससे आप रिलेट कर पाओ वैसी सिचुएशन होती है। देयर विल बी 5 ऑप्शंस, उनमें से 3 ऑप्शंस इतने क्लोज होंगे कि आप में से 1/3 बच्चा कोई सिलेक्ट करेगा, कोई बच्चा कोई सिलेक्ट करेगा, कोई बच्चा कोई ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, मतलब हर ऑप्शन आपको ट्रू लग रहा होगा। देन यू हैव टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट, फाइनली फिर आपको एक करेक्ट चूज करना होगा। तो इतना लंबा प्रोसेस डीएम हर एक क्वेश्चन के लिए आपको करना पड़ेगा। इवन आपने केस एक बार पढ़ लिया, बट आप सेकंड क्वेश्चन केस का अटेम्प्ट करोगे, फिर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, थर्ड करोगे फिर आपको पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, राइट। समझ आया इतना एवरीवन? तो मेन डीएम का ये है, डीएम के लिए देखो, जेड इफ जेड इज योर लास्ट एग्जाम, है ना, तो आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, तो आप पैसों का मत सोचो, आई वुड रिक्वेस्ट यू, क्योंकि यार एक ऐसा एग्जाम है, आप आपका 1 साल भी बचा सकते हैं और आपको अच्छे कॉलेज में लैंड भी करवा सकता है। एंड आपको एक चीज अभी समझनी होगी, जितने भी लोग एक्सेलराई जमशेदपुर में, राइट, या कोई जेड के अदर कॉलेजेस में है, वो वहां पे क्यों गए? आप लॉजिकली सोचो, वहां पे क्यों गए? उनका कैट अच्छा नहीं हुआ इसीलिए गए ना। मेन लॉजिक तो यही होगा कि कैट में उनको जो ब्लैक ही चाहिए था वो नहीं मिला। जनरली ब्लैकी के ऊपर तो आता ही है, ब्लैकी तो ऊपर आता ही है जमशेदपुर के, एल तक तो एटलीस्ट आते ही है, है ना। तो अभी अगर आप सोच रहे हो कि आपका जैट अच्छा, कैट अच्छा नहीं हुआ, है ना, तो आप एक डिसेंट कैंडिडेट हो जैट के लिए, और आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। आपके पास जो भी ऑप्शन है आपको सब लेने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। जो भी बेस्ट आपको ट्यूटर है, बेस्ट मोक है, बेस्ट मेंटर है, बेस्ट एडवाइस है, क्योंकि आपको बस एक कॉलेज निकालना है किसी भी कॉस्ट पे, नहीं तो पूरा साल रिपीट, पूरा साल अनसर्टेनिटी, राइट। और जैट के जो भी कोर्स लोगे एक बार ध्यान से लेना, जिससे भी लोगे, ठीक है। मॉक्स, जैट के मॉक्स कोई नहीं होते, तो मॉक्स कोई भी मत देना। पास्ट ईयर को आप 10 15 20 बार करो, जितनी बार कर सकते हो, सेम पास्ट ईयर को अगेन एंड अगेन। लास्ट के 5 6 पास्ट ईयर्स को अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, 7 8 ईयर के पास्ट ईयर को अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। दिस शुड बी योर ओनली स्ट्रेटेजी, समझे? जैसे आपको एक केस दे दिया इतना बड़ा, राइट, उसके बाद एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, केस करें अभी।
इफ देयर आर 20 प्लस, यस वी कैन डू वन लाइव डीएम केस। मैं आपको समझा पाऊंगा, दैट यू कैन कोरिलेट बेटर अगर आप मेरा कोर्स लेते हो या आप कहीं से भी लेते हो, राइट। आपको एक मोटा मोटा डीएम का पता लग जाएगा। मेरे साथ पढ़ना, फिर आप क्वेश्चन तीनों सोल्व करना, ठीक है, फिर तीनों के इकट्ठे आंसर देना। व्हाट अबाउट अदर्स, करें? हु ऑल आर देयर? ठीक है, पहले हम केस पे फोकस करते हैं, ठीक है। मैं आपको केस पढ़ना सिखाता हूँ, केस कैसे पढ़ते हैं। यार विवेक, मेरा कोर्स है ना, उसमें मैंने जैट का डीएम, क्यूए, डीएलआर, मैंने ये पिछले 6-7 साल का कवर किया है, ठीक है, फुल, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, राइट, स्पेशली डीएम। और डीएम का मुझे लग रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा था, जो कि मुझे लग रहा है, राइट। तो ये कोर्स मैंने अपने हिसाब से थोड़ा डिजाइन किया था। ये कोर्स लेके आपको एक बहुत 90% आइडिया लग जाएगा जेट का, राइट। एलआर आता है, एलआर आता है कि जेट का, एलआर या डीए जो भी मान लो उसको, आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि जेट होता कैसे है, जेट को आपको करना क्या है। वो 90% आपकी 90% प्रिपरेशन खत्म कर देगा। उसके बाद आपको जो और करना है वो करते रहो, ठीक है। अगर मुझसे कुछ पूछना है तो वो पूछते रहो, बट 90% प्रिपरेशन आपकी वहां पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा, मेरी वो वीडियोस को छः छः जितनी भी 10-12 वीडियोस हैं, उसको लगातार 2-2 घंटे की को रोज देखो, 2-2 दिन बाद देखो, प्रैक्टिस करो, फिर देखो, फिर रीजनिंग देखते रहो मेरी। और अपना डीएम, स्पेशली डीएम के लिए, जैट से पहले अपना डीएम का माइंडसेट बना के लेके चलना कि मेरा माइंडसेट ये है, मैं एग्जाम में ऐसे आंसर चॉइस को सिलेक्ट करूंगा या करूंगी। वहां पे सोचोगे आप बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो आपका जैट में स्कोर नहीं आएगा 100%। लेट्स सी। भारत बिजनेस स्कूल, अ प्रीमियर बिजनेस स्कूल, प्रीमियर, was renowned for the quality education it provided. Renowned for quality education. ठीक है, प्रीमियर बिजनेस स्कूल, क्वालिटी एजुकेशन। इट्स फैकल्टी नोन फॉर देयर डोमेन एरिया एक्सपर्टाइज एंड एक्सीलेंस इन टीचिंग, competed with each other for a better student feedback, okay। वो पढ़ाते हैं, और वो बहुत अच्छा इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उनको अच्छा फीडबैक मिल सके एज कंपेयर टू अदर टीचर्स, राइट। Of late the institute is finding it difficult to upgrade its course content, difficult to upgrade course content with rapidly changing global business scenario. The difficulty is multiplied when the school realized that some of senior faculty would retire on a regular basis starting in near future. To overcome these difficulties, BBS decided to recruit young faculty in all the departments. अभी तक समझ आया सभी को? बेसिकली आपको क्या क्या पॉइंट है, प्रीमियर स्कूल है, एक्सीलेंस ऑन टीचिंग, बेस्ट टीचर्स, they compete for better feedback, but now the teachers would gonna retire soon permanently, इसलिए अब बीबीएस ने क्या डिसाइड किया कि वो यंग फैकल्टी को इन ऑल द एरियाज दे वुड रिक्रूट। समझ आया अभी तक? जो कि नॉर्मल सा केस है, राइट। When the dean academic scanned the application, she found three distinct types of aspirants: a type candidate who were very good teachers competing at teaching the courses taught by existing faculty members, very good teachers; B type candidates who were average teachers competent at creating and teaching new courses that would complement existing courses taught by the current faculty; C type candidate were not so good teachers willing to teach any course BBS required. ठीक है, वेरी गुड, एवरेज, प्लस अपडेट कर देंगे वो, नॉट गुड। समझ आ गया केस? नोट वन, a course is termed complimentary when it covers latest content and complements existing courses offered by a department. ठीक है, each department decides the suite of courses to be offered. केस समझ आया सभी को?
बोलो भाई, समझ तुम्हें आना चाहिए, मुझे नहीं। नाउ आई वुड आस्क यू गाइस टू फर्स्ट आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। 2 मिनट है आपके पास, आराम से करना, 2 3 5 मिनट ले लो, आराम से, बहुत आराम से। All right, let's analyze. Given the above context, which of the following options will best recruitment decision for the BBS? Hire B type candidates, that means average candidates, so that all the type of courses can be offered to the students. Seems true. Don't recruit and request the existing faculty to develop. This is like doing nothing, right? ये मैंने बेसिक्स क्लास में अपने में कवर किया है कि क्या क्या रूल्स होते हैं, तो डूइंग नथिंग आप चूज नहीं करोगे। हायर सी टाइप कैंडिडेट्स एज दे कैन टीच एनी कोर्स, बट वो तो बहुत खराब कैंडिडेट्स है ना, वर नॉट सो गुड टीचर्स। Hire A type candidates unconditionally and allow them to teach courses taught by the existing faculty. Seems true. Hire A type candidates on a condition that they will have to develop complementary courses also. So E ज्यादा बड़ी है D से, तो D तो कैंसिल कर सकता हूं मैं। एग्री एवरीवन? Hire B type candidates so that all the types of courses can be offered to the student. बट आपके पास तो एक और प्रॉब्लम थी, क्या थी? आपको अपग्रेड भी करना है, यहां से अपग्रेड तो नहीं हो रहा, ये बेस्ट तो नहीं है। एक तो आप एवरेज टीचर ले रहे हो और अपग्रेड भी नहीं करवा रहे, ठीक है?
तो ए तो नहीं होगा, दैट्स व्हाई ई इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अनएथिकल, अनएथिकल, व्हाट इज अनएथिकल? एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क कहाँ करवा रहे हैं? अच्छा, आप घर पे वर्कर हायर करते हो, अगर मान लो यू हैव हायर्ड अ मेड, वो कह रही है मैं साफ सफाई भी कर दूंगी, खाना भी बना दूंगी, आप बोलोगे कि आपको एक टीवी है उसको भी साफ करना पड़ेगा, एक एडिशनल टेलीविजन है उसको भी साफ करना पड़ेगा, तो ये अनएथिकल हो गया। आपने हायरिंग के टाइम उसको पहली चीजें क्लियर कर दी। आर यू एन एक्सपर्ट और आर यू गुड एट इंजीनियरिंग? नो, बट स्टिल यू गेट एडमिशन, राइट? आपको ये कहा लिखा है कि ए को कुछ और करना नहीं आता, वो टीचर है, कुछ और करना नहीं आता? ये तो कहीं नहीं लिखा। और दूसरी बात, जब आप हायर करने के पहले उसको सब बता रहे हो, मान लो आपको साफ सफाई आती है, आप एक्सपर्ट हो साफ सफाई में, आप कंपनी में हायर जॉब लेने जाओगे, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कंपनी आपको कहो अच्छा ये तो आपका एक्सपर्ट एरिया है, हमें तो साफ सफाई कर दो आप कंपनी में आके। पहले बात होती है ना, क्या जेडी है, ठीक है, फिर आप देखते हो जेडी आपको पसंद है, आप कर पाओगे, ठीक है, उसके बेसिस पे आप रिजेक्ट एक्सेप्ट करते हो। अगर मैं आपको कहूँ ठीक है आपको मेरे यहाँ मेरे यहाँ पे आना है और मेरे यहाँ पे आपको कोडिंग करनी है, और हायर करने के बाद मैं आपसे कुछ और करवाने लग जाऊं, दैट इज अनएथिकल। एंड अगेन, अब आप बच्चों को ये बहुत चीजें पता नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया? नथिंग वाला ऑप्शन कभी नहीं चूज करना, डू नथिंग कभी चूज नहीं करना। दूसरा ऑप्शन सबसे सबसे आई वुड से जो सबसे बकवास चीज बताई जाती है टीचर्स के द्वारा, कि एथिकल अनएथिकल चूज करो। एबीसीडी में कुछ एथिकल अनएथिकल आपने चूज किया? चैट में कभी एथिकल अनएथिकल होता ही नहीं है। बच्चे अनएथिकल अनएथिकल पता नहीं क्या करते थे, मुझे तो अभी तक मीनिंग ही नहीं पता लगा अनएथिकल क्या होता है। अनएथिकल तो फिर सब कुछ हो गया। टीम इंडिया ड्रीम 11 की जर्सी पहनती है, वो भी अनएथिकल हो गया। मेरा कॉलेज पूरे सिगरेट पीता है, वो अनएथिकल हो गया। फिर तुम कहोगे नॉन इंजीनियर्स को कम परसेंटेज पे एडमिशन देते हैं, वो अनएथिकल हो गया। कोई बोलेगा कैट में क्वांट हार्ड आ गया, वो अनएथिकल हो गया। अनएथिकल की कोई डेफिनेशन नहीं है, वह आप अपने हिसाब से अनएथिकल डिफाइन कर देते हो, एंड यू एज्यूम कि वो अनएथिकल है, ऐसा नहीं होता, राइट? तो अनएथिकल कभी नहीं देखना, एथिकल अनएथिकल कुछ नहीं होता, राइट? सबका पर्सपेक्टिव है ना, एथिकल अनएथिकल नहीं होता, ठीक है, जेट में कभी नहीं होता, स्पेशली जेट में। नाउ नाउ अटेम्प्ट द 28th क्वेश्चन।
अरे क्वेश्चन सोल्व करो ना, वॉइस नहीं आ रही। गाइस सोल्व करो यार। सिर्फ स्ट्रेटेजी सुनिए तो मैं स्ट्रेटेजी भी बता सकता हूँ। आई होप सभी सोल्व कर रहे होंगे यार। अगेन इट onus is on you, right? Suppose the Dean Academics wanted to reduce future conflicts and political maneuvering to ensure harmony among faculty. Which of the following options will best reduce conflicts and politicking among the faculty? Future conflicts and political maneuvering to ensure harmony among the faculty. Right. Let's see. Future conflicts avoid करने हैं and political maneuvering and will reduce conflicts and politics. Right. ये इसका सेंस बन रहा है किसी किसी को? एग्जिस्टिंग फैकल्टी को न्यू कोर्सेज बोल दिया और पहले वाले को एग्जिस्टिंग बोल दिया, कोई सेंस नहीं बन रहा, क्यों बोलोगे आप? इससे हार्मनी तो बिल्कुल नहीं आएगी। ही माइट बी देयर। ई माइट बी देयर। नाउ लेट्स फोकस टू द बी हायर सी टाइप कैंडिडेट्स एंड अलाउ देम टू टीच ऑल टाइप्स ऑफ कोर्सेज। सी सी तो आप क्यों ही लोगे यार, है ना? सी को आप सी से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। नाउ ए डी एंड ई। सिर्फ अगर आपको बी टाइप के कैंडिडेट को अलाउ देम टू टीच ऑल काइंड ऑफ कोर्सेज, ये चीज तो आप ए से बढ़िया करवा सकते हो, बी से क्यों करवाओगे? अगर बी को कुछ एक्स्ट्रा काम भी दोगे जो अपग्रेड वगैरह का था, फिर तो बढ़िया है। सिर्फ अगर पढ़ाना ही है तो ए बढ़िया ना, ए एक्सपर्ट है उसमें। दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। नाउ बिटवीन ए वर्सेस डी, हायर बी टाइप कैंडिडेट्स टू टीच कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज। लेट्स फोकस व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री। व्हेन इट कवर्स लेटेस्ट कंटेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्स एग्जिस्टिंग ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय अ डिपार्टमेंट। तो ये क्या करेगा? लेटेस्ट कंटेंट पे भी काम करेगा और एग्जिस्टिंग कोर्सेज पे भी काम करेगा। हायर ए टाइप कैंडिडेट हैंडल द न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग फैकल्टी ऑफर द सेम कोर्सेज। देखो यहाँ पे क्या सेम कोर्स ऑफर हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। बस लैग क्या कर रहा है? न्यू कोर्स, न्यू कोर्सेज लैग कर रहे हैं। और ए वर्सेस डी में आपको बस ये देखना है बेटर चॉइस कौन सी है आपकी। क्या ए एडिशनल कुछ आपको दे रहा है, जबकि बी आपका कोर्स भी अपडेट करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री का यही मतलब है ना।
न्यू कोर्सेज एज वेल एज एग्जिस्टिंग कोर्सेज। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपके हिसाब से? एनीवन? आर यू देयर? ए होगा। समझ आया कैसे सोचना है आपको एग्जाम में? लेट्स ट्राई वन मोर। करोगे? डू दिस, यू हैव around 2 minutes, do this. Alright. So suppose the Dean Academics wanted to ensure the most efficient utilization of faculty resources. Which of the following hiring decisions will ensure the most efficient utilization of faculty resources? Most efficient utilization of faculty resources, right? Hire a type candidates and let the new as well existing faculty teach the same courses. Okay. Hire B type candidates to teach complementary courses.
right? Ask existing faculty to develop complementary courses. Ask existing faculty. It's like doing nothing, right? Let's remove this. Hire C-type candidates and assign them teaching assistant responsibilities. इससे बढ़िया तो क्या करूंगा मैं बी को कर लूंगा, इससे बढ़िया मैं बी को कर लूंगा. Hire A-type candidates capable of developing complementary courses. This choice is better than this one. Everyone agrees? Guys, अगर आप मेरे साथ नहीं समझोगे तो I will just tell you strategy and I will end the session in just next 5 minutes. मैं अपना टाइम आपको दे रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है. आई एम जस्ट हेल्पिंग यू गाइज. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग ऑन द डे, then it's good. If you are not interested, then let's end the session here only. Because if it's not helping you, then I don't know why I'm here. Ask existing faculty to develop complementary courses. आप अगर existing faculty पे ही कर रहे हो तो फिर आप ABC से क्यों जा रहे हो? और अगर आप existing faculty से करवा सकते हो तो पहले क्यों नहीं किया आपने? पहले क्यों नहीं किया? हाउ डू यू नो कि एग्जिस्टिंग फैकल्टी कर पा रही है? राइट, एग्जिस्टिंग फैकल्टी नहीं कर पा रही, वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं अपग्रेडेशन में, इसीलिए उनको नए कैंडिडेट्स चाहिए. क्वेश्चन को पढ़ो. राइट. अब देखो, हायर बी टाइप कैंडिडेट टू टीच कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज और हायर ए टाइप कैंडिडेट्स कैपेबल ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज. विच वन विल यू चूज? बी और ई? बी तो नहीं चूज करोगे. राइट. नाउ हायर ए टाइप कैंडिडेट्स एंड लेट द न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग फैकल्टी टीच द सेम कोर्स. और यहाँ पे क्या है? हायर ए टाइप कैंडिडेट्स कैपेबल ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स. ए और ई में कौन सा चूज करोगे? ई. तो दैट इज वेरी क्लियर. राइट. अभी किसको डाउट है? उन्होंने पूछा था वाई नॉट बी. क्योंकि आप अगर बी बी एवरेज टाइप है और ये एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट भी सेम काम कर रहा है, एवरेज बंदा भी सेम काम कर रहा है, आप एक्सपर्ट्स को चूज करोगे, एवरेज को चूज करोगे? एक्सपर्ट को. राइट. राइट. लेट्स सी. ये फिर एक अगेन आपका एक सेट आ जाएगा, फिर कुछ अगेन सेट आ जाएगा, देन आपका ये आ गया डी आई. राइट. तो का आंसर कभी नहीं आएगा डीएलआर में. दिस इज लाइक थर्ड रूल. तो में तो बहुत कुछ हो जाएगी, तो है ना, तो में तो बहुत कुछ हो जाएगा. तो का आंसर नहीं करेंगे हम. राइट. इफ एंड बट्स नहीं करेंगे. डीएलआर अगेन इजी आती है, ठीक है, बार बार कह रहा हूं इजी आती है. आपको वहां पे करना पड़ेगा बट इजी आती है. अगेन आई एम सेइंग इजी आती है. राइट. अब देखो एक एक क्वेश्चन भी आ जाता है. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. डू यू वांट टू ट्राई? ओके, 37 ट्राई करो. यू हैव 2 to 3 minutes. अच्छे से ट्राई करना. राइट. और ये कौन चला देता है पेन वैन यार? प्लीज इरेज इट. आई डोंट नो हाउ टू डू इट बट प्लीज डू इट. ठीक है.
All right, let's see. Let's see. Type in your answers now. Options are easy. I don't think. What are you? Type your answers right now. All right. All right. Any other choice except B? You all might be very wrong. Let's see. Aarti wanted to follow the suggestions given by the board of governors. However, she was not sure if the company was ready to accommodate candidates with 100% visual impairment. Aarti was wondering- okay. So board of governors has given some, but Aarti is not quite happy that the 100% visual impairment candidate can work in the organization, right? Somehow I am interpreting this, but let's not interpret anything. Also, the concern of involving such employees in meaningful activities was constantly bothering her. True. Hence, she constituted a committee to come up with recommendations that would help the company in hiring 100% visually impaired employees. Okay. After 2 months of deliberation, the committee came up with the following recommendations: hire visually impaired employees unconditionally, as it's any company social responsibility. I don't think one is very good. Unconditionally is in itself is a very negative tone, right? Hire visually impaired employees in the activities they can contribute. All right. Two seems good, at least better than one, right? So what I used to do in the exam is in the rough work is two is better than one. Ensure visually impaired friendly office space, food courts, restrooms, parking, etc. Right? Three is better, but not better than two. Allow guide dogs to assist employees with 100% vision impairment. Again, three, four. I would say four is little better or quite subjective, but three, four, like something like this, right? One can't be there, right? One can't be there. One can't be there. One can't be there. Two is the best, best than the three and four. That means two should be there. So clear cut this option. Now, how do you know how to solve the DM? Right? You have to go option by option, right? You can't stick with just one option. You have to eliminate, right? You have to eliminate, right? Let's do this. This will be the last question, and we will move to the quant. You have to post answer when I ask. Don't post answer before that. When I ask, post your answers. Just post answer, then and there only.
Suresh refused to be. Okay, let's everyone put the answers. D, E, what else? D, D, E. All right. Let's. Suresh refuses to be served coffee by visually impaired baristas, but he does believe in donating to the visually impaired. All right. Suresh refused to be served coffee by visually impaired baristas, but he does believe in donating to the visually impaired. The following statements could explain why Suresh doesn't want to be served by the visually impaired baristas. Okay. He thinks that visually impaired. All right. Next rule. After reading this, you have to read what is asked and read these choices. Next rule, right? From the following, choose the best option that explains Suresh's biased behavior. He thinks that visually impaired are inefficient at serving coffee. Might be the case, but मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा. Let's consider others. His parents have told him to donate instead of accepting service from the challenged individuals. Might be the case. He believes that his refusal to be served will have adverse consequences. अगर ये हुआ तो वो क्यों करेगा? अगर 3 हुआ तो वो क्यों करेगा ऐसा? तो 3 नहीं होगा. 3 नहीं. समझ आया सभी को? Right. He feels joyous amongst visually impaired, sharing his life and caring for them. अगर ये ट्रू होगा तो वो तो एक्सेप्ट करेगा ना कॉफी को. अगर ये ट्रू होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा कॉफी को. बट वो कर नहीं रहा, तो मतलब 4 तो नहीं हो सकता. द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज 1 2 थोड़े से वीक आंसर चॉइस थे, बट हमारे पास ऑप्शन ही एक रह गया, इसलिए वी विल गो विद द 1 2. समझ आया अब एलिमिनेट क्यों हेल्प कर रहा है? राइट. पॉइंट वाइज नहीं कह रहा मैं. फर्स्ट पॉइंट कैसे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा फर्स्ट पॉइंट होगा. राइट. मैंने एलिमिनेट किया वर्स्ट चॉइसेस को. जो चॉइस बच गई मेरे पास, दैट इज द आंसर. और आप एलिमिनेट फर्स्ट पे नहीं कर सकते कि आप फर्स्ट बेकार लग रहा है तो फर्स्ट को पहले काट दो. नहीं. वर्स्ट टू गुड, वर्स्ट टू बेस्ट और बेस्ट टू वर्स्ट पे जाना है आपको. गॉट इट. तो डीएम ऐसा है, बट डीएम इज वेरी ट्रिकी. ठीक है. डीएम इज वेरी ट्रिकी. आपको अभी आपने सोल्व किया तो आपको इजी लग रहा होगा. डीएम इज वेरी ट्रिकी एंड कैन बी वेरी ट्रिकी. ठीक है. बट क्वांट इज वेरी इजी, वेरी इजी. बिलीव मी, इट इज वेरी इजी. I would have to say it 100 times to break the myth. You will watch 100 YouTube videos saying that the quant is very hard. You have to do this, that, this, that, this, that. But every question can be solved within 2 minutes by you guys only. Within 2 minutes, you don't have to even choose. Let's start with the first question. Amit has forgotten his 4 digital locker key. He remembers that all digits are positive integers. 4 digit locker key, all digits are positive integers. So greater than equal to 1, 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 right? Moreover, the 4 digit is the smallest. This should be the smallest. And the maximum value of the first digit is 3. Maximum value of the first digit is 3. Maximum value of the first digit is 3. So this can be 1, 2, and 3, right? Also, he recalls that if he divides the second digit by the third digit, this is second digit, this is the second digit by the third digit, he gets the first digit. He gets the first digit, right? So either P is equal to Q, either P is equal to Q, either P is equal to 2Q, either P is equal to 3Q. समझ आया? How many different combinations does Amit have to try for unlocking the locker? Let's say पहले में 1 आ रहा है, या पहले में 2 आ रहा है, या पहले में 3 आ रहा है. पहले में 1 आएगा तो चौथे में स्मॉलेस्ट क्या आएगा? 1. समझ आया सभी को? राइट. ठीक है. और यहाँ पे 3 आ सकता है. अब देखो, आपको बस जैट में क्या करना है, आपको जैट में बस इतना ही सोचना है. राइट. समझ आया आपको? जैट में आपको कैसे सोचना है? एवरीवन. ठीक है. अब देखो यहाँ पे पहला केस लूंगा क्योंकि P इज इक्वल टू क्यू आएगा यहाँ पे. ठीक है. P इज इक्वल टू क्यू. अगर P इज इक्वल टू क्यू आ रहा है तो यहाँ पे कितनी चॉइस बन रही है? P आ गया. P इज इक्वल टू क्यू. यहाँ पे आपको 9 चॉइस बन रही है, बट 9 आंसर में नहीं है. मतलब ये यूनिक होना चाहिए, ये स्मॉलेस्ट भी और यूनिक भी होना चाहिए. तो ये तो गया. अब 2 है तो यहाँ पे क्या होगा? 1 फॉर श्योर.
और यहाँ पे P इज इक्वल टू 2 क्यों आएगा? ये 2 क्यों है और ये क्यों है, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, या तो 1 आएगा और यहाँ पे आएगा 2, राइट। और यहाँ पे P इज इक्वल टू 3 क्यू है, ये 3 क्यू है, ये क्यू है, ये 3 क्यू है, ये क्यू है। समझ आया सभी को? एंड वन थिंग वी आर फॉरगेटिंग, एंड आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। यहाँ पे क्यू 1 नहीं ले सकता, क्यू को 2 नहीं ले सकता, क्यू को मैं क्या लूंगा, 3 एंड 6, 4 एंड 8, 5 एंड 10 नहीं ले सकता। तो यहाँ से मेरे पास कितने नंबर आ गए, 2 नंबर्स, राइट। यहाँ पे मैं क्यू को 1 नहीं ले सकता, यहाँ पे क्यू को 2 ले सकता हूँ, 3 नहीं ले सकता, 4 ले सकता हूँ, नहीं नहीं 4 भी नहीं ले सकता, राइट। तो यहाँ से मेरे पास आ गया एक नंबर। यहाँ पे क्यू को 1 ले सकता हूँ, 1 नहीं ले सकता, स्मॉलेस्ट ये रखना चाहिए, 2 नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता, 4 भी नहीं ले सकता। तो मेरे पास 2 + 1, माई करेक्ट आंसर वुड बी 3। इज दैट एन इजी क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यू? राइट। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, 5 स्टूडेंट्स, ऊपर वाला भी इजी है, ठीक है, ऊपर वाला काफी इजी है। 5 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, द एवरेज मार्क obtained by these 5 students is 40। तो मतलब टोटल क्या हो जाएगा इसका, 200 टोटल। मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन इज 100 एंड ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 10 मार्क्स। ठीक है, सबके सबके मार्क्स कितने हैं, 10 + A, 10 + B, 10 + C, 10 + D, राइट। इसका 10 + A है, इसका 10 + B है, राइट। तो A की मैक्सिमम वैल्यू अब कितनी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ये भी समझ आ गया। However, none of them scored exactly 40 marks. None of them exactly scored 40 marks. किसी सबके 10 मार्क्स से ऊपर है और 40 किसी के नहीं है, 40 किसी के नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट 3 ऑफ देम स्कोर्ड ए मैक्सिमम, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। एटलीस्ट 3 ऑफ देम स्कोर्ड अ मैक्सिमम ऑफ 40 मार्क्स। 3, 4, 5, कम से कम 3 बंदों के ऐसे होने चाहिए 40 मार्क्स से ज्यादा होनी चाहिए। 3 बंदों के, अब इसमें मुझे नेगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 मार्क्स से कम रखने पड़ेंगे 3 बंदों के लिए। तो 39, 39, 39 रख दूं, तो ये 117 आ गया। ये 200 से माइनस करेंगे तो बाकी दो बंदों के मार्क्स मुझे कितने चाहिए, 83, बाकी दो बंदों के। तो इनके मैं मार्क्स 41 और 42 रख सकता हूँ। तो ये ऑप्शन चॉइस गई, एटलीस्ट 3 ऑफ देम स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स। नहीं नहीं, एक सेकेंड, ये वाली ऑप्शन चॉइस गई, एटलीस्ट 3 ऑफ देम स्कोर्ड ए मैक्सिमम ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है, अब ये बोल रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम स्कोर्ड एग्जैक्टली 41 मार्क्स। ये तो जरूरी नहीं है मैं इसको 38 कर दूं, इसको 42 कर दूं, तो ये भी गया, राइट। ठीक है, एटलीस्ट 3 ऑफ देम स्कोर्ड ए, मतलब 3 के तो मैक्स स्कोर्ड ए मैक्सिमम ऑफ 40 मार्क्स, स्कोर्ड ए मैक्सिमम ऑफ, अच्छा। तो मतलब ये बोल रहा है कि सिर्फ दो के ही 40 से ज्यादा है, राइट। लेट से 41, 41, 41 3 के हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 123। 200 में से 123 माइनस करूंगा मैं, कितना रहेगा मेरा, 77। तो इसको मैं 39, अगर 39 दूं कितना बन जाएगा ये, 78। तो मैं इसको 39, 38 दे सकता हूँ, तो मतलब ये भी गलत, राइट। आपको हिट एंड ट्रायल करना है बेसिकली। ठीक है, फिर आप इन दोनों में से भी कर लेना, वो आपका आ जाएगा, राइट। अब ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े टिपिकल हो सकते हैं, मे बी। ये पेंटेड रो 64 इक्वल स्क्वायर्स ऑफ वन स्क्वायर ईच इंटू मैन वाज स्क्वायरिंग 64 इंचेस। वो 8 by 8 का बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। ये बात का 8 by 8 का। एंड रैंडमली he chooses two squares randomly and then paints them. What is the probability that two painted squares have a common side? So this is difficult. This is not an easy question, right? नीचे आपका क्या आएगा, आपको ये पता है प्रोबेबिलिटी नीचे क्या आएगा, 64C2 आएगा नीचे तो, फॉर श्योर। एग्री? ऊपर देखो क्या आएगा, अगर उसने पहला ये लिया, एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा, दो चॉइस। अगर ये लिया तो एक,
दो तीन, राइट। ये लिया तो एक दो तीन, ये लिया तो एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ऐसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज वन वन ऑफ द थिंग। अगर अगर कोई और दिमाग लगाना तो आप एक चीज और देख सकते हो। आई आई शुड सजेस्ट दैट, देखो अगेन यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले स्क्वायर पे एक दो तीन चार, ठीक है। तो आपको पता है कि जो ये स्क्वायर है इनके पास तो चार ऑप्शंस हैं, कॉर्नर वाले के पास दो ऑप्शंस है, और एजेस वाले के पास भी तीन ऑप्शन है, एजेस वाले के पास तीन ऑप्शन है। तो ऐसे आपको टोटल यहाँ पे लिखना है, और आपको इनमें से कुछ निकालना है। मतलब दिस वन इज अ हार्ड क्वेश्चन, अगर आप उतना थिंकिंग नहीं कर पाओगे, बट अगेन इतना हार्ड भी नहीं है। द एडिशन ऑफ सेवन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1740, डिस्टिंक्ट सेवन, राइट। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल एचसीएफ ऑफ दी सेवन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स? ठीक है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो लेट्स से 42 एचसीएफ है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 42 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सेवन लिख लिए, इज इक्वल टू 1740। एचसीएफ है तो कॉमन आएगा, और एबीसीडी ई एफ, एबीसीडी ई एफ क्या हो जाएगा? प्राइम, को प्राइम। आर यू देयर? बट आप देखोगे 42 तो डिवाइड ही नहीं हो रहा 1740 से, तो 42 तो होगा ही नहीं आंसर। लेट्स से 42 की जगह अब क्या लिख दूं मैं, 60। ठीक है, 1740 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो 29 आएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 29। मे बी दिस कैन बी करेक्ट, ये 60 के केस में करेक्ट है। अगर 74 ले लूं तो 1740/74, तो मेरा पॉइंट्स में आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेट्स से 140, 1740 डिवाइडेड बाय 140, ये भी पॉइंट्स में आ रहा है, तो ये नहीं हो रहा। या 60 होगा या नन ऑफ द अबव होगा। लेट्स से 60 पे 29 बन रहा है को प्राइम पे, 1 2 3 5 7। चलो एक बार इतना लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 7 + 3 10 15 18। तो ये दोनों का सम मेरा आना चाहिए 11। तो 11 इज डिफिकल्ट, राइट, राइट। तो आई थिंक नन ऑफ द अबव शुड बी द आंसर, क्योंकि ये मैंने सारी मिनिमम वैल्यूज लिया, अगर इससे भी ये 29 नहीं बन पा रहा है ना। क्योंकि अगर मैं देखो, अगर ऐसा लूंगा 1 2 3 5 7 एंड 11 एंड 13, तो मिनिमम सम ही 29 से एक्सीड कर रहा है, मतलब ये भी नहीं पॉसिबल। माई आंसर वुड बी नन ऑफ द अबव, राइट। दिस वाज अगेन अगेन इट वाज इजी क्वेश्चन, लास्ट ईयर का ही है तो। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा यार, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका प्रॉपर्टी बेस्ड है। A³ प्लस B³ क्या प्रॉपर्टी है? A³ प्लस B³ A प्लस बी का होल क्यूब इज A³ प्लस B³ प्लस 3AB इंटू A प्लस बी, राइट। तो वैसे ही कुछ प्रॉपर्टी लगाना है, या आप लगा सकते हो हाँ, वही प्रॉपर्टी लगेगा इस पे। मरीनल कौन पूछ रहा है ये? आपको अभी तक यही नहीं पता ये पास्ट ईयर पेपर है, कौन सा पेपर है? मोहम्मद भाई, कुछ नहीं कमेंट करूंगा यार मैं आप पे। आपको अगर यही नहीं पता ये मैं क्या कर रहा हूँ, पास्ट ईयर पेपर है यार, पास्ट ईयर। द गोवा क्लब हैज won 40% ऑफ देयर फुटबॉल मैचेस इन द एप्पल कप दैट दे हैव प्लेड सो फार। लाइक उन्होंने 100x मैचेस खेले हैं, तो गोवा ने कितने जीते हैं? 40x। If they play another n matches and win all of them, then their winning percentage will improve to 50। तो 40x प्लस n डिवाइडेड बाई 100x प्लस n कितना हो जाएगा? 50%। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 80x प्लस 2n इज इक्वल टू 100x प्लस n, राइट। तो n क्या आ गया मेरा? 20x।
फर्दर इफ दे प्ले 15 मोर मैचेस, समझ रहे हो? फर्दर 120x अभी खेल लिए थे, उसमें से 60x इन्होंने जीत लिए. इफ दे प्ले 15 मोर मैचेस एंड वन ऑल ऑफ देम, then their winning percentage will improve to 60%. That is 6 by 10, 3 by 5, right? 300x plus 75 is equal to 360x plus 45. So that is 30 is equal to 60x. तो x कितना आ गया मेरे पास? 1 by 2, right? How many matches has the Goa club played in the Apple Cup so far? 50, right? So 50 मेरा आंसर आ गया. कुछ इसमें था डिफिकल्ट लगा आपको? अभी आई एम आउट ऑफ टच ऑफ द ज्योमेट्री, ठीक है, बट ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. एबीसी इज ए ट्राइंगल विद बीसी इज इक्वल टू 5. डी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बीसी. डी इज द फुट, दिस इज 5, दिस इज बीसी, दिस इज ए. E is a point on CD such that B is equal to 3. BE is equal to 3. ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा? लेट्स सी. अभी मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे सोल्व करना है, फिर आपको मजा आएगा. तो ये ए है, ये बी है, ये सी है. बी इज इक्वल टू 3, तो ये ई यहाँ पे आ गया, ये 0.5 हो गया, ये 2 हो गया, एंड ये 2.5 हो गया. मैंने डी को क्या ले लिया? मिड पॉइंट ले लिया. और डी को मैंने परपेंडिकुलर दे ही रखा है. मैं मिड पॉइंट इसलिए ले लिया, मुझे डी की पोजीशन का कुछ इन्होंने बताया नहीं है, और मेरे पास फिक्स वैल्यू आंसर आ रहा है. तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, कोई बता सकता है? ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? हाँ, तो कुछ नहीं दिया ना, मैं कुछ भी ज्यूम ले सकता हूँ, उससे आंसर थोड़ी चेंज होगा. आइसोसेलेस हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया. तो अब मेरे से क्या पूछ रहा है? इसको मैं एक्स ले लूं, इसको मैं एक्स ले लूं, तो मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी इसके टर्म्स में, एक्स और 2.5 के टर्म्स में. ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज ए माइनस ए स्क्वायर. ए स्क्वायर क्या होगा? 0.5 का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यही ए स्क्वायर होगा, प्लस 6 CD. सीडी क्या होगा? सीडी तो मेरी लेंथ दी हुई है ना. सीडी मेरा 2.5 हो गया, तो 2.5 इंटू 6 कितना हो गया? 15. तो 15 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, राइट? एडी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है हमें. एडी स्क्वायर की वैल्यू निकल सकती है? एनीवन? बताओ. ठीक है, एडी स्क्वायर मेरा क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर. तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर, राइट? तो मैं पूरा एक्सप्रेशन को खोलूंगा, 15 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0.5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर. तो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर गया, तो 15 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट? तो मेरा 18 आंसर आना चाहिए. लेट्स सी. Yes, but as you were told that there is triangle scenario of still one or two like that. Don't just go for it. Pretty later. Yeah. As I mentioned, is your appropriate channel or like go. समझ आया कैसे अप्रोच करना है आपको?
ऐसे क्वेश्चन को आपने इजी बना दिया एकदम। ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने आपको ये दिखा दिया कि हाउ यू गोइंग टू सोल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ले लो यार, सब ऐसे ही सही है यहाँ पे। ठीक है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये भी आपको, मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे तो ये भी इजी लग रहा है। ठीक है, राइट, सारे इजी लग रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सेंड दिस कोर्स। ठीक है, इक्विलेटरल कैसे मानोगे यार? इक्विलेटरल कुछ दिया नहीं हुआ तो मान सकते हो, करना है इक्विलेटरल से तो करते हैं, लेट्स डू, व्हाई नॉट। इक्विलेटरल मान रहे हो ना आप? बस एक बार ये देख लेना, आप इक्विलेटर मान रहे हो तो उसकी कोई एजम्पशन हर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इक्विलेटरल थोड़ा सा ना ज्यादा वो हो जाता है, तो देखते हैं। पीसी वो 5 कह रहा है इक्विलेटरल होगा, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये 2.5 होगा। यही बोल रहे हो? पी3 इक्विलेटर में यही होता है ना, जस्ट जस्ट टेल मी यार। पी3 है 0.582। तो अब ए बी स्क्वायर क्या हो गया? 25। ए स्क्वायर क्या हो गया? इक्विलेटरल की हाइट क्या होती है? √3a/2। तो 5√3/2 हो गया, राइट। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट इज 25 × 375/4 -0.25 +6 CD। सी डी, ठीक है। 6 CD क्या होता है यार? अभी क्या था ना, 15। तो ये कितना हो गया? 40 -75/4 क्या होता है? 18.75 -0. आई थिंक ये नहीं होगा, यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टी मिस कर रहे हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर, होना चाहिए बट कुछ आप मिस कर रहे हो, मतलब मैं मिस कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर ही मीडियन होती है क्या इक्विलेटरल में? जस्ट कंफर्म दैट, इज अ परपेंडिकुलर मीडियन इन द इक्विलेटर, इज इट? ओके ओके, अच्छा सब होता है क्या? फिर हम क्यों नहीं आ रहा भाई, आना चाहिए ना। यार वही है, इक्विलेटरल ना थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, बट आई आई एम नॉट सेइंग कि वो पॉसिबल नहीं है। राइट, E इज ए पॉइंट ऑन CD सच दैट P इज इक्वल टू 3। आपने 5 ले लिया, कहीं गलती तो नहीं कर रहा मैं? √3a/2 भी ले लिया, तो ए बी स्क्वायर आपने 25 भी ले लिया, +6 CD। CD मेरा 2.5/15। यार ऐसा क्यों हो रहा है? 2.5 इंटू 2.5 इंटू 3 18.75। आई हैव टू चेक यार, मतलब दिस शुड नॉट हैपन। ए बी स्क्वायर -a स्क्वायर, ठीक है इसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। राइट, सो लेट्स एंड द सेशन। राइट, क्वेश्चन काफी बड़े ही मिलेंगे अगेन, ये देखो डीए वगैरह आ गया, एलआर वगैरह। ठीक है, अब देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बहुत श्योर था, डीवाई चंद्रचूड़ था। अभी भी आपको पता होगा, नीति आयोग को रीनेम उस टाइम किया था शायद प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, लाइक आई एम नॉट वेरी श्योर। अब ये देखो कितना इजी है, राइट। इसमें अगर आप गलत करोगे तो फिर दिक्कत वाली बात है, राइट।
ये श्रीलंकन पे था, ठीक है। तो दिस दिस वाज द इजी। बीटीएस पे क्वेश्चन आ गया तो साउथ कोरिया तो मार्क कर सकते हो ना। ठीक है, दिस वाज ट्रिकी। लार्जेस्ट रिवर डेल्टा, अगेन नाइल तो रिवर है बट डेल्टा आई एम नॉट श्योर। राइट, ये काफी लोगों को पता था, मुझे नहीं पता था बट पता था। दिस वाज अगेन एन इजी, अगर थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ा होगा तो। आईएनएस हरियंत भी काफी उसमें था, तो उसका भी पता होना चाहिए। मेजर इन्फ्लेशन का भी पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ गोल से उस टाइम काफी उसमें था, वर्ल्ड कप 2022, तो ये पता होना चाहिए था। गूगल अल्फाबेट है तो ये तो पता ही होना चाहिए था, A2 आएगा, A1 नहीं आएगा, A3 नहीं आएगा, A1 नहीं आएगा तो। अच्छा, हो रहा है क्या? हाँ, तो हो रहा ही होगा, मतलब कुछ गलती कर रहे हैं क्या वहां पे पलक? रीजन फॉर रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन वार, ये देख रहे हो कैसी आती है। एग्जैक्ट आ रहा था ना यार पलक, 18 आना चाहिए, मतलब 76/4 है क्या? ठीक है ठीक है, फिर आ रहा होगा यार। 21 होगा आंसर, 21 आ रहा है क्या आंसर? मतलब इक्विलेटरल से आ गया ना आपका? हाँ तो ठीक है, 21 होगा। एक बार देख लेना, फिर हमने पास्ट वाले में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी, बट वैसे सही है, ठीक है। अब ये देख लो यार, रजनीश वोट एन आइटम एट 25% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। 100 का प्रिंटेड प्राइस था, 75 पे उसने बाय किया। ही सोल्ड इट एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, तो उसने 90 पे सेल किया। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 15/75, दैट इज 20%। हाँ तो 21 आंसर आएगा, 15+6, ठीक है। 20 आंसर हो गया, देखो ठीक है। तो लेट्स एंड दिस कोर्स, ठीक है। लेट्स एंड दिस सेशन। ठीक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा होगा यू कैन पुट रिव्यू, ठीक है। एंड जो भी, अगर इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द जैट, स्पेशली द कोर्स फॉर द डीएम क्यूए डीएलआर, ठीक है, आई हैव पुट द डिटेल्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। You have to just pay and you have to fill the Google form. I will give you the access of all the recordings, and all the further sessions would be conducted by all the sessions would be conducted live and through the recordings also, ठीक है। तो वहां पे सारी मैं गाइडेंस दूंगा। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड यू कैन टेक द कोर्स, एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन इट्स ओके। आई जस्ट वांट यू guys to be happy and to be at the best of best B schools. Thank you and have a very happy day.